साक्षी की शादी हुई तो घर में राज था सास का और उसकी कठपुतली थी जिठानी सोनम। देख सोनम, इस साक्षी को भी घर के कायदे कानून सिखा देना। कैसे कायदे कानून जिठानी जी? मैं खड़ी हूँ ना यहाँ, फिर क्यों पूछ रही है जेठानी से? हैं? नीचा दिखाना चाहती है मुझे? क्यों? क्यों? आपने ही तो अभी अभी जेठानी जी से कहा कि मुझे बता देना, तो मैं उन्हीं से पूछूंगी ना। बताइए ना जेठानी जी, क्या क्या है नियम, कायदे और कानून? सास को समझ में आ जाता है कि साक्षी तेज है और उसे उस पर कमान कसने की जरूरत ज्यादा है। फिर क्या था अगले रोज। अरे साक्षी कहाँ है? मेरे सर पर तेल रख जरा और दम कर मालिश कर दे। मैं कर देती हूँ ना माँ जी, वैसे भी मैं ही तो करती हूँ। अरे नाना, तेरे हाथ देखे हैं कितने कड़े और टाइट है। मैं तो आराम से सुकून से सर पर तेल लगवाना चाहती हूँ। सास का मकसद साफ था, जैसे अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो और राज करो। कैसी बात कर रही है सासू माँ, मेरे हाथ कितने कोमल है, देखिए तो। सोनम सीधी थी, वो सास को हाथ दिखाने लग जाती है। तभी साक्षी आती है। नहीं नहीं सोनम भाभी, आप आराम करिए, मैं खाना बना कर आई हूँ, सासू माँ के सर पर तेल में लगा देती हूँ। वैसे भी सासू माँ कोई झूठी औरत तो है नहीं जो झूठ बोलेंगी। अरे आज के बाद सासू माँ आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, लिख कर ले लीजिए। क्यों सासू माँ? सास भी शाणी बनने के चक्कर में हाँ कर देती है। अरे जरूरत ही क्या है? अरे जब ऐसी परी जैसी बहू आ गई है तो ऐसी खड़ूस के हाथ को क्यों मैं अपने सर पर हाथ रखने दूं? सोनम परेशान तो होती है, लेकिन फिर मन में सोचती है बात तो ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं आराम करती हूँ। लेकिन कहाँ, जहाँ सास का राज हो वहाँ सोनम आराम कैसे कर लेती? सोनम, अरे ओ सोनम, साक्षी के आ जाने के बाद से तो कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई है तू। यहाँ अभी सोनम सोच ही रही होती है कि चलो सास के पास जाकर थोड़ी देर बैठकर आ जाते हैं कि सास की आवाज आनी शुरू हो गई। हाय रे, क्या मार दिया मेरे सर पर। हाय रे, ये तो डंडे जैसा लग रहा है। कैसी बात कर रही है माँ जी, अभी तो मैंने कोमल कोमल हाथों का उपयोग किया है, अभी तो तेज हाथ लगाया ही नहीं है दर्द निकालने के लिए। बस फिर क्या था, साक्षी सास के सर पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है और सास चिल्लाना कि तभी सोनम आ जाती है। क्यों, क्या क्या हो गया सासू माँ? साक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ भी नहीं भाभी, बस माँ जी के सर का दर्द हटा रही हूँ। अच्छा माँ जी, कैसा लग रहा है? सोनम दीदी से अच्छे हाथ है ना मेरे? सास क्या करती, पहले ही सोनम को इतनी खरी खोटी सुना चुकी होती है कि वो उसे कुछ नहीं कहती। अरे रहने दे बहू, रहने दे, सारा दर्द ठीक हो गया मेरा, छोड़ मुझे। सासू माँ, मैं लगा दूं सर पर तेल? सास मन में अभी सोच ही रही होती है कि अरे नहीं 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 भाभी, आपको क्या लगता है कि सासू माँ ने जो बात कही थी वो गलत थी? अरे वो आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, समझी? खैर, सास को अब सर पर तेल लगाने का सारा शौक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अगले रोज सास जोर जोर से सोनम पर चिल्लाने लगती है। सोनम, अरे ओ आलसी, अरे देख तो सुबह के 5 बज गए हैं, कब की जगी हूँ मैं, लेकिन मजाल है कोई चाय को भी पूछ ले। सोनम किसी तरह आंख मलकर उठती है और सास को चाय बना कर देती है। सास को वो चाय दे ही रही होती है कि साक्षी आ जाती है। क्या है भाभी, बुरा न मानना, लेकिन मैंने सुना है कि सासू माँ कब से बैठी हैं, चाय नहीं मिली उनको। और क्या, ये कोई बात होती है? अरे जानती है कि सास की आंख खुलते ही उसे पहले चाय देनी चाहिए, फिर कहीं जाकर वो जमीन पर पैर रखती है। लेकिन नहीं जी नहीं, ये नहीं दे सकती मुझे वक्त पर चाय। अरे नींद जो लगी रहती है महारानी को। साक्षी को सास की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन करती क्या, नई नई जो ठहरी। भाभी, आप कल से सो जाओ। हाँ हाँ सो जाओ, खूब सो। कल से सासू माँ की आंख खुलते ही चाय मैं दूंगी, समझी? आप तो बस सोती रहो। सास खुश हो जाती है, उसे मौका मिल जाता है एक बार फिर दोनों बहुओं के बीच झगड़ा लगाने का।
अरे जीती रहे साक्षी बहू, आज के बाद इस सोनम का चेहरा तक मुझे नहीं देखना। वैसे भी उसका चेहरा सुबह सुबह देख लो ना, सारा दिन खराब चला जाता है। सोनम को सास की बात बुरी लगती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। साक्षी देख लेती है, लेकिन वो सास के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। बाद में वो सोनम के कमरे में जाती है। क्या हो गया भाभी, मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं साक्षी, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैं सासू माँ से हैरान हूँ। मैं कितनी भी नींद में क्यों ना हो, उन्हें चाय जरूर देती थी। दीदी, मैंने सिर्फ आपको इसलिए मना किया कि आप परेशान हो जाती हैं। रोज सुबह जबरदस्ती। आप जानती हैं कि सासू माँ वो चाय भी नहीं पीती। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कई बार पूछा भी, लेकिन कह दिया हर बार मैं लेट कर देती हूँ, इसलिए वो चाय नहीं पीती और सो जाती है। नहीं दीदी, वो आपको रोज परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हैं। आप एक काम करिए, कल से आप उठना ही नहीं। अगले रोज रात के 3 बजे साक्षी सास के कमरे में चाय लेकर चली जाती है। सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ, चाय चाय ले लीजिए। सास घबराकर उठ जाती है। वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, चाय वाला भूत, बचाओ। कमरे से माँ की आवाज आती सुन सारे जाग जाते हैं। अरे साक्षी, तुम कब उठकर माँ के कमरे में आ गई? अरे कहाँ है भूत? सास कुछ कहती, इससे पहले साक्षी बोलती है, सासू माँ मैं हूँ। वो क्या है ना, दीदी आपको 5 बजे चाय देती है तो आप ये बोलकर नहीं पीती कि उन्होंने देर कर दी। वो 4:30 बजे दे तो भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो 3 बजे ही चाय लेकर जाती हूँ, कम से कम आपको परेशानी तो ना हो। अब सोनम समझ जाती है कि साक्षी क्या करवा रही है। मेरी तो शक्ल ही सासू माँ को मनहूस लगती है, तो मैं तो सुबह सबके पहले उनके सामने आ ही नहीं सकती। ठीक है साक्षी, तू ही सुबह 3 बजे सासू माँ को चाय दे दिया कर। सभी कमरे में चले जाते हैं। 1-2 दिन साक्षी रात को 3 बजे सास को चाय देती है, जिसके बाद फिर एक दिन रहने दो बहू, मैं समझ गई, तू सोनम का साथ दे रही है ना। माना मैंने बहुत परेशान किया उसे, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी है अब। सास सोनम को बुलाती है। सोनम बेटा, तेरी देवरानी तो बहनों से भी ज्यादा तेरा साथ दे रही है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों के बीच लड़ाई लगवाकर दोनों से जी भर के काम करवाऊंगी, लेकिन ये साक्षी। वैसे सासू माँ, हर घर में होता भी यही है। 2 बहुओं का लड़ना सिर्फ बहुओं का लड़ना नहीं होता, बल्कि 2 भाई का अलग होना, एक घर का 2 घर हो जाना होता है। अगर ये बात देवरानी जेठानी समझ ले तो हर देवरानी बन जाएगी देवरानी नंबर 1। बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा महेश। राकेश की पत्नी का नाम गायत्री था और महेश की पत्नी का नाम आंचल। सुषमा जी के दोनों बेटे नौकरी किया करते थे। एक दिन शाम के वक्त, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ बेटा, बस 2 मिनट, आंचल बहू ने सारा खाना तैयार कर दिया है। जेठ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप आराम से खा लीजिए। अरे आंचल, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मेरा मतलब गायत्री कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं जेठ जी, भाभी तो दोपहर में ही बाजार चली गई थी, अभी तक आई नहीं है। देख राकेश, गायत्री तेरी पत्नी है, कहना तो नहीं चाहिए, घर की बड़ी बहू होने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाती। दोपहर से बाजार गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। कोई बात नहीं माँ, हो सकता है उसको बाजार में कुछ काम हो, कहीं अटक गई हो। अरे बस, तूने उसे इतना सर चढ़ा कर रखा है, खुद तो कुछ कहता नहीं। अरे तू देखता नहीं, सारा काम तेरे छोटे भाई की बीवी करती है। आंचल बहू ना हो तो पता नहीं इस घर का क्या हो। रहने दीजिए ना माँ जी, कोई बात नहीं। जेठ जी थके हारे घर लौटे हैं, उन्हें आराम से खाना खाने दीजिए। थोड़ी देर बाद महेश भी घर लौट आता है। आंचल महेश को भी खाना खिला देती है।
रात हो गई थी लेकिन गायत्री अभी तक घर लौटकर नहीं आई थी। रात को 9 बजे गायत्री वापस अपने घर आती है। अरे भाभी, आप कहाँ से आ रही है इतनी रात को? वो क्या है ना देवर जी, मैं जरा शॉपिंग करने चली गई थी। अरे बहू, शॉपिंग करने में क्या इतनी देर लगती है? दोपहर की बाजार गई हुई हो तुम और अब लौट रही हो। अरे मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। पहले मैं शॉपिंग करने गई थी, उसके बाद रास्ते में सहेलियां मिल गई, तो बस उन्हीं के साथ बातें करने में और इधर उधर घूमने में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं भाभी, खाना बन गया है, सब लोग खाना खा चुके हैं, मैंने आपका खाना भी रख दिया है। अरे आंचल, कैसी बात करती हो तुम? मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आ रही हूँ ना, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी देर तक भूखी रहूंगी? अरे बाहर से खाना खा कर आई हूँ। लेकिन मैंने तो आपका खाना बना दिया था। तो कोई बात नहीं ना, जाकर उस खाने को फ्रिज में रख दो और फिर सुबह में काम वाली आएगी तो उसे दे देना। गायत्री, तुम्हें इतनी रात तक घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। आंचल सारा काम करती है, तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ओहो, आप ही ना? चलिए कमरे में, मैं आपके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ। ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले शॉपिंग तो देख लीजिए। गायत्री अपने पति राकेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह। क्या बात है, सुबह के 8 बज गए हैं। वैसे तो आंचल रोज सुबह 6 बजे उठकर आ जाती है, लेकिन अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? तभी सुषमा जी को महेश आता हुआ दिखता है। अरे महेश बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपको वही बताने जा रहा था। कल रात को आंचल को अचानक से तेज बुखार आ गया और इसलिए वो आज नीचे नहीं आई। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मुझे भी ना उसकी चिंता हो रही थी। रोज तो सुबह सवेरे उठकर आ जाती है, कोई बात नहीं, उसे आराम करने दे। तभी गायत्री अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे चाय बन गई है क्या? मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। भाभी, आज तो चाय आपको ही बनानी पड़ेगी। महेश क्यों मजाक कर रहा है? क्या तेरी भाभी ने आज से पहले कभी चाय बनाई है? हाँ हाँ, आपको तो बस यही लगता है ना कि मैं कुछ काम नहीं करती, सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। हाँ तो राकेश ठीक तो कह रहा है, सारा काम तो आंचल ही करती है। लेकिन बहू, आज तुम्हारी बारी है। मेरी बारी है? क्या मतलब मम्मी जी? माँ का कहने का मतलब ये है कि आज आंचल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार है, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। इसलिए भाभी, आज सारा काम आप ही को करना है। अरे लेकिन मैं अकेले इतने सारे लोगों का काम कैसे करूँगी? अरे भाभी, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है आपके हाथ की चाय पीने और खाना खाने का। हाँ महेश, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। गायत्री, आज तो खाना तुम ही बनाओ और उससे पहले जरा अदरक वाली चाय बनाकर तो पिला दो। गायत्री मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे यह कैसी चाय बनाई है? इसमें ना शक्कर है, ना चाय की पत्ती का स्वाद, और अदरक तो लगता है डाला ही नहीं। मुझसे भी ये चाय नहीं पी जा रही। गायत्री, थोड़ा काम कर लिया करो ताकि कुछ तो सीख सको। थोड़ी देर बाद गायत्री ने सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसके हाथ का नाश्ता किए बिना ही महेश और राकेश ऑफिस चले गए। शाम के वक्त महेश ऑफिस से लौट कर आता है और उसके साथ राकेश भी आ गया। माँ, खाने में क्या बना है? हाँ यार, सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाते हैं। खाने में क्या बना है ये तो तुम्हें गायत्री से ही पूछना होगा। गायत्री, कहाँ हो तुम? खाना बन गया क्या? वो क्या है ना राकेश, अचानक से मेरी एक सहेली का फोन आ गया, उसके घर पार्टी है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन भाभी, हम सब के खाने का क्या? हम लोग ऑफिस से आए हैं, बहुत भूख लगी है। मम्मी जी प्लीज, आज खाना आप ही बना दीजिए ना। अरे बहू, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं थी, मैं तो खुद ही सारा काम कर लेती। लेकिन क्या करूं, आंचल का बुखार कम नहीं हो रहा, किसी को तो उसके पास रहना पड़ेगा ना। कुछ भी हो, मैं अपनी सहेली की पार्टी नहीं छोड़ सकती। आप लोग बाहर से कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा लो। सब लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं और जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त, मैं सैलून जा रही हूँ, वहां पर मैंने अपॉइंटमेंट लेकर रखा है।
अरे बहू, सुबह सुबह सलून में क्या करने जा रही हो? घर के काम में तो तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। आंचल की तबीयत ठीक होते ही सारा काम फिर से वही करने लगी है। मम्मी जी, मुझे ना अपने बालों का कुछ ट्रीटमेंट करवाना था, इसीलिए जा रही हूँ। देखो गायत्री, जो भी करवाओ सोच समझ कर करवाना। गायत्री सैलून चली जाती है और जब वो वापस आती है तो सुषमा जी और बाकी के परिवार वाले देखते हैं कि गायत्री ने अपने बालों को बहुत छोटा छोटा कटवा लिया था। हाय हाय, ये क्या करवा लिया तूने? अरे बहू, कैसी लग रही है? ऐसे बाल करवाने की क्या जरूरत थी? अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ ली। अरे गायत्री, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी करो सोच समझ कर करना। तुमने तो अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया। रहने दीजिए आप लोग, ये आजकल का फैशन है। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अब जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे बेटा, ये सब करने से पहले तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के मिलने वाले लोग क्या कहेंगे। भला इस तरह से कोई अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। किसी को मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, डोंट वरी। धीरे धीरे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग गायत्री के बारे में बात करने लगते हैं और उसे देख देख कर हंसने भी लगे। गायत्री को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और इसीलिए एक दिन जब वो बाजार से घर वापस लौटी तो जोर जोर से रोने लगी। उस दिन मैंने मम्मी जी की बात नहीं सुनी, लेकिन वो सही कह रही थी। आसपास के लोग मेरी तरफ अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। देखो गायत्री, हम लोगों ने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आया। अरे बहू, तुम्हें अपने परिवार के हिसाब से रहना चाहिए। आंचल को देखो, वो घर के सारे काम भी करती है और देखने में भी अच्छी खासी लगती है। इस तरह अपना हुलिया अजीबोगरीब कर लेने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। समझ चुकी हूँ मम्मी जी, अब मैं भी घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगी और आगे से हर चीज का ध्यान रखूंगी।